अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी किसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, जिस जो प्रोसीजर है मेन उसको कहते हैं क्या है, कीमोथेरेपी, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे, देन एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर मेन टॉपिक पर आएंगे। सो कीमोथेरेपी इज़ यूज़ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कीमो मीन्स केमिकल्स, थेरेपी मीन्स किसी भी चीज़ को की थेरेपी करना, उसको ठीक करना, उसका इलाज करना। तो केमिकल्स के थ्रू जब हम इलाज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी, ठीक है। यूज़ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीमो मीन्स केमिकल्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं मेन वो ही कॉज करते हैं डिज़ीज़ हमारी बॉडी में, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। सिंपल सी डेफिनेशन है, यूज़ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज़म। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज़म मोस्ट ऑफ द केस एंड इनहिबिट और डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स होती क्या है बेसिकली, मोस्ट केसेस में ना ज़्यादातर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही लेते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब उनसे लेते क्या, उनसे बनाते हैं, ठीक है, उनसे ही बनाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए, ठीक है। यदि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम लोगों ने जो है कुछ सेल्स जो हैं ऑब्टेन किए, उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई, ठीक है। और वही एंटीबायोटिक्स हमने जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इज़ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। सो एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, फॉर एग्जांपल सम आर बैक्टीरियोसाइडल एंड सम आर बैक्टीरियोस्टैटिक। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है बहुत से तरीक़ों से, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्लांट्स हैं और वो भी डिफरेंट इकसाम के हैं तो हम लोगों ने हर एक को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सेपरेट किया हुआ है, इसको ए ग्रुप में डाला है, किसी को बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में। तो इसी तरह जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी क्लासीफाई किया हुआ है मुख्तलिफ़ जो है तरीक़ों से, ठीक है। मिसाल के तौर पे दो एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं और कुछ जो होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। सो व्हाट इज़ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं वो इनहिबिट करती हैं ग्रोथ को। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स दैट द एजेंट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा देखें, दो तरह की मेडिसिन है, ठीक है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, एक बैक्टीरियोसाइडल है। जो बैक्टीरियोस्टैटिक है ना, जब वो हम खाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर डिज़ीज़ कॉज करे वो उसकी ग्रोथ को रोक लेता है। जब वो ग्रोथ रुक जाएगी ना, वो एक स्टेशनरी फेज़ में जो है उसे स्टॉप करवा देता है। यानी कि अगर आपके सामने कोई चीज़ है जो बढ़ती जा रही है, आप उसको स्टॉप करवा देते हैं, वो इंक्रीज़ नहीं होगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं देगी, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। तो ये मेडिसिन जो है ना आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को स्टॉप करवा देती है, वहीं पे जितनी ग्रोथ हुई थी बस उसको स्टॉप करवा देती है। तो वो बैक्टीरिया आपको फर्दर जो है वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मारेगा नहीं। ये मेडिसिन जो है वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करेगी बल्कि इसकी ग्रोथ को जस्ट रोक देगी, सिंपल। और जो बैक्टीरियोसाइडल है वो ऑब्वियस है, इसको किल कर देगा, ठीक है। जो बैक्टीरियोसाइडल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी में उसको ख़त्म कर देगा। तो दो तरह की मेडिसिन होती है, एक बैक्टीरिया को स्टॉप कर देगी और दूसरी जो है वो उसको मार देगी, ठीक है। ये दो तरह की मेडिसिन हैं जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है। सो अब समझ आ गई होगी, एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, दो तरीक़ों से या बहुत से तरीक़ों से हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, एक बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। दे मे बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और ऑन द मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इनको किस की बेसिस पे ग्रुप किया हुआ है, मतलब डिफरेंट डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स लेते हैं। अब आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होपफुली याद होगा, आप लोगों ने बहुत दफ़ा 10th में, सेकेंड ईयर में पढ़ा है। हमने क्या किया था, फंजाई, एल्गी, इन सबको डिवाइड कर दिया था किसकी बेस पे, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की, उनकी नेचर की, उनके मोड ऑफ एक्शन, हर चीज़ के बेस पे उनको डिवाइड किया था ना। तो सेम एज़ अब हमारे पास बहुत सी मेडिसिन हैं, बहुत सी, अब हमने हर एक को ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है किसकी बेस पे, उनके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे, कि जिसका एक जैसा होगा उसको हमने एक ग्रुप में किया हुआ है। जिस स्ट्रक्चर देखना नहीं है उनकी नेचर भी देखनी है। हाँ, अगर दो का स्ट्रक्चर सेम है बट उनकी नेचर सेम नहीं है तो वो एक में नहीं होंगे, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चरल बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर बेस पे, नेचर पे और उनके मोड ऑफ एक्शन, यानी वो किस तरीके से एक्शन करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं या बैक्टीरियोसाइडल हैं, किस टाइप की हैं, ठीक है। या वो जो है सेल वॉल पे एक्ट करती है, साइटोप्लाज्म पे एक्ट करती है, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करती है,
इस बेस पे हम लोगों ने उनको डिवाइड किया हुआ है। देखें जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना एंटीबायोटिक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, वो 4 होते हैं, ठीक है। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो वो जाके इन चारों में से किसी एक पे एक्ट करेगी। अब मैं सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक दिन आपको वो मेडिसिन दे देते हैं, आप वो खाते हैं, आपको वो आराम नहीं होता, ठीक है। यानी आप थोड़े बेहतर होते हैं लेकिन मुकम्मल बेहतर नहीं होते। वो आपको कह देते हैं अगर आपको आराम ना हो तो आप कल दोबारा चेक करवाएं। अगले दिन आप जाते हैं, वो उसे थोड़ी हाई डोज दे देते हैं। आप घर आते हैं, उसको खाते हैं, आपको आराम नहीं होता प्रॉपर, आप दिन फिर जाते हैं, फिर वो उससे ज़्यादा हाई डोज दे देते हैं और 4 दफ़ा वो इस तरह आपको डोज देते हैं। अब वो 4 दफ़ा क्यों देते हैं, वो एक दफ़ा हाई क्यों नहीं दे देते? तो अब हम ये डिस्कस करेंगे जो वो मेडिसिन हमें देते हैं पहले दिन, वो किस चीज़ को आगे बैक्टीरिया के किस चीज़ को ख़त्म करेगी, जो दूसरे दिन देंगे वो बैक्टीरिया के किस चीज़ को ख़त्म करेगी, जो तीसरे देंगे। एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एकदम हाई डोज आपको नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो हमें मेडिसिन मिलती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक, वो इनहिबिट कर देती है सेल वॉल की सिंथेसिस को। अब ये देखें, ये एक सेल है, ठीक है, ये बाकी मत पढ़ें। सबसे पहले आउटर साइड पे क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। जो पहली मेडिसिन होगी ना वो आके सेल वॉल पे एक्ट करेगी। तो हमें जो सबसे पहले मेडिसिन मिलती है ना वो सेल वॉल को, में बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी अगर सेल वॉल को ख़त्म कर दिया जाए ना तो वो मर जाते हैं। इसलिए अब वो डायरेक्ट उठा के न्यूक्लियस की तो नहीं ना दे देंगे डॉक्टर, सबसे पहले देंगे मे भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सेल वॉल के ख़त्म होने से ही खुद भी ख़त्म हो जाए। तो पहले हमें सबसे हल्की सी डोज मिलती है जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को ख़त्म कर सके, ठीक है। जो दूसरा होता है वो डैमेज कर देते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसको ख़त्म करने के लिए देते हैं। शायद अगर वो सेल वॉल से ख़त्म नहीं हुआ, सेल वॉल ख़त्म हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर भी ज़िंदा है, तो वो शायद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है उससे ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो उससे भी नहीं होता तो थर्ड डे हमें कौन सी मेडिसिन मिलती है जो इनहिबिट कर देती है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। मेन पॉइंट यानी कि न्यूक्लिक एसिड अगर आपका आरएनए डीएनए ख़त्म हो गया ना, इट्स मीन कि वो नहीं बचता, ठीक है। ये 4th पॉइंट है, सॉरी मैंने 3 में लिखा हुआ है। तो लास्ट हमें ये मेडिसिन मिलती है जो हम उसके डीएनए को ही ख़त्म कर देगा, तो जो है आपका बैक्टीरिया वो मर जाएगा, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट पे रखते हैं मेडिसिन। जो थर्ड बेसिकली पॉइंट बनता है वो ये इनहिबिशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। अब उनमें बहुत से बैक्टीरिया में एंजाइम्स हैं, मेडिसिन जो हम लेंगे वो मे बी उसके बहुत से टारगेटेड एंजाइम्स को ख़त्म कर दे। शायद उनमें कोई ऐसी एंजाइम हो जो कि उसकी ज़िंदा रहने की वजह हो और बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन शायद ऐसा ना हो। अगर हो जाता है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता तो फिर डॉक्टर्स हमें जो मेडिसिन देते हैं वो उसके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस को ख़त्म करने के लिए होती है और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं होपफुली, ठीक है। अब डायग्राम से भी हम देखते हैं। अब ये देखें 50s और 30s के यूनिट से मिलके बना होता है, तो आपको पता है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटीन और डीएनए को जो ख़त्म करने की मेडिसिन होती हैं, तो ये 50s और 30s ये प्रोटीन के 2 यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बनती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सेल वॉल जो बाहर वाला लगा हुआ है एरो, ठीक है, वो सेल वॉल है सबसे ऊपर, उसकी सिंथेसिस को रोकेगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं रुकती तो फिर जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेगा। अगर वो नहीं होती फिर वो कुछ एंजाइम्स हैं उसके अंदर उनको ख़त्म करेगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं होती देन लास्ट पॉइंट है ये जो इसका डीएनए आपको नज़र आ रहा है, इसको या इसकी प्रोटीन को जो है इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब इनमें क्या क्या आ जाता है, इनहिबिट कर देती है डीएनए गायरेज को, ठीक है, टोपोसोमरेज को, ठीक है, इनहिबिट कर देती है फोलेट सिंथेसिस को। इसी तरह और बहुत से जो एंजाइम्स हैं उनको ख़त्म कर देती है, जैसे कि नाइट्रोफ्यूनरेशन, ठीक है। इस तरह के और बहुत से एंजाइम्स को ख़त्म करके वो जो है प्रोटीन की सिंथेसिस या डीएनए की सिंथेसिस को ख़त्म करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। सिंपल, ये ज़रा मुश्किल है समझना लेकिन देखिए सेल वॉल में सबसे पहले क्या क्या होता है, सेल वॉल क्या क्या प्रोवाइड करती है, बेसिकली प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बेसिकली बीच में सेल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ताकि कोई भी चीज़ बाहर से आके उसको किल ना कर दे। हाँ, एंटीबायोटिक इज़ अनदर थिंग, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको किल कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई और चीज़ आके इसको हार्म ना पहुँचा सके। नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब देखें एक बैलून है, उसमें हमने पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब वो जो आउटर लेयर है वो उसको बैलून की वो उस पानी को ना तो गिरने दे रही है, उसको एक शेप दे के उसने रखा हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर उसका बना के रखा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए कि बाहर की हवा तक उस पर नहीं जा रही। सेम एज़ आप एक सेल की एग्जांपल ले लें, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल ले लें कि उसकी जो बाहर आउटर सेल वॉल है वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है,
उसके अलावा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और प्रोवाइड स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल रखने में मदद कर रही है, ठीक है। अच्छा सेल वॉल, अब ये तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए जो मैंने नीचे लिखे। अब बेसिकली पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन क्यों लिखा, ठीक है। सेल वॉल किससे मिलके बनती है, पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें लॉन्ग चेन्स होती हैं रिपीटिंग यूनिट्स की। किसके रिपीटिंग यूनिट्स, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, इसके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि क्रॉस लिंक्ड होता है स्मॉल पेप्टाइड्स के साथ, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के रिपीटिंग यूनिट्स और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड जो क्रॉस लिंक होगा किसके, स्मॉल पेप्टाइड्स के साथ, ठीक है। इस मैनर के साथ, इस तरीके के साथ वो जो है क्रॉस लिंक होगा कि वो रिजिडिटी, सख्त जो एक चीज़ हार्ड होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करे किसको, सेल वॉल को। ये सिंपल है, ये ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो, ठीक है। मेन 3 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं मैंने। ये डायग्राम भी सिंपल सी मैंने बनाई हुई है, आप ये बना लीजिएगा। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन प्रोवाइड रिजिडिटी। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जो सेल वॉल है वो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बने होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन है वो आगे फर्दर 2 एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एक एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, ठीक है। इन दोनों से मिलके पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन बने होते हैं, और इस पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन से क्या बनी होती है, सेल वॉल, जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यूज फॉर द सेल वॉल इनहिबिशन। अच्छा, ये एग्जांपल है कुछ एंटीबायोटिक्स की जो कि सेल वॉल की इनहिबिशन के लिए मतलब यूज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ पेंसिलिन, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। पेंसिलिन है जो कि मोस्टली हमें मिलती है खाने के लिए, जो कि इनहिबिट कर देती है जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल वॉल को। सेकेंड वन इज़ सेफेलोस्पोरिन्स, थर्ड वन इज़ साइक्लोसिरिन, फोर्थ वन इज़ वेंकोमाइसिन एंड द फिफ्थ वन इज़ बेसिलोट्रेसिन, ठीक है। ये 5 मेडिसिन के एग्जाम्पल है, 1 या 2 याद कर लें, पेंसिलिन के अलावा 1 या 2 याद कर लें जो आप लोग लिख लें। नेक्स्ट बेसिकली पेंसिलिन का बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, द फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक की पहली मेडिसिन थी, मॉडर्न मेडिसिन जो कि यूज़ में आई थी, एंड स्टिल वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल पेनिसिलिन, यानी कि और अब तक की, अब तब से लेके पहली जब दरियाफ्त थी तब से लेके अब तक जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ना, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है एंटीबायोटिक, वो पेनिसिलिन ही है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ किसके थ्रू की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। नेक्स्ट आइसोलेशन पढ़ते हैं इसकी। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय और आइसोलेटेड बाय फ्लेमिंग इन 1928। 1928 में फ्लेमिंग था, उसने डिस्कवर किया था किसको, पेंसिलिन को, ठीक है। When he found it as a contaminant on a कल्चर प्लेट। बेसिकली हुआ क्या था, एक कल्चर प्लेट रखी थी, वो ऑलरेडी रिसर्च करता जिसके ऊपर आके बाहर से जो है पेंसिलिन नोटेटम आके गिर गया, जिससे इसने जो है डिस्कवर किया था क्या, पेंसिलिन, ठीक है। तो पेंसिलिन इज सेलेक्टेड फॉर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम स्पायरोजीन, ठीक है। अच्छा, पेंसिलिन किसके लिए मोस्टली यूज़फुल होती है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकस का आपको पता होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, इन सब का आपको पता होगा, शेप्स आपने पढ़ी होंगी। डिप्लोकोकाई के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी होता है, और सम स्पायरोजीन, यानी कि इन सब के लिए पेंसिलिन मोस्टली यूज़फुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कॉजेज़। देखिए, अब फ़ायदे हैं तो नुकसान तो ऑब्वियस होंगे, ठीक है। ये टॉक्सिक भी होती है ह्यूमन बॉडी में, और इवन कुछ लोगों को ये सेंसिटिविटी भी राइज करती है, इंक्रीज़ कर देती है किसी भी इंसान में सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, हम इसे नॉर्मल कह के नहीं टाल सकते, ठीक है। तो इसके थोड़े से हार्म्स भी हैं। अब हम पढ़ेंगे ज़रा कि मेडिसिन को होना कैसा चाहिए, यानी कि अब देखिए मैंने अभी बताया कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी को रेज़ कर देती है हमारी बॉडी में, लेकिन जो डिज़ायरेबल मेडिसिन है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हमारे मुताबिक, यानी कि वो हमें नुकसान भी ना दे और फ़ायदा भी दे, ठीक है। तो अभी ये पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट क्वालिफाई देम एज कीमोथेरेपेटिक एजेंट। टू बी यूज़फुल एज कीमोथेरेपेटिक एजेंट एंटीबायोटिक्स मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम एज ए कीमोथेरेपी के लिए जो मेडिसिन हैं उनमें इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी, दे शुड हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट मैनी टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकें, रोक सकें, वट एवर दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, बट उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए इन दोनों में से किसी एक की, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर टर्म एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है कि बहुत सी ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की, यानी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे, यानी कि एक
जो ज़्यादा नुकसानदेह बीमारियाँ होती हैं ना, जिनसे लोग मर भी जाते हैं, तो इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन में सलाहियत होनी चाहिए। ये एक डिज़ायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हाई रिस्क जो बीमारियाँ होती हैं उनको भी ठीक कर सकें, ठीक है। पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए मेडिसिन में कि वो सिर्फ छोटी छोटी बीमारियाँ ख़त्म ना करे, बल्कि जो हाई रिस्क डिजीज़ होती हैं उनको भी ख़त्म कर सके। सेकंड है, they should not produce undesirable side effects in host body like allergy, nerve damage, irritation of kidney और gastrointestinal tract, ठीक है। अच्छा, अब जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसी जो है साइड इफ़ेक्ट्स उसके ना हों कि हम उनको खाएं और हमें एलर्जी हो जाए। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप ब्लड वगैरह लगवाते हैं तो आपको विदिन सेकेंड्स एकदम एलर्जी हो जाती है। तो ऐसा ये तो एक ब्लड की एक अलग बात है ना, लेकिन कुछ मेडिसिन से भी हो जाता है कि खा के आपको एलर्जी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इवन वो नर्व डैमेज ना करे। इवन ट्रस्ट मी, मैं अभी रिसेंटली हॉस्पिटल थी तो वहाँ पे एक पेशेंट था, उसको ट्यूमर तो निकल गया, वो जिस दिन डिस्चार्ज हो रहे थे उसको कोई इंजेक्शन लगा है और उसकी नर्व डैमेज हो गई है और उसकी डेथ हो गई है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नॉर्मली लें। तो ऐसी मेडिसिन जैसे इंजेक्शन वगैरह हमें यूज़ करनी चाहिए जो हमारी नर्व को डैमेज ना करे, ठीक है। हमारी किडनी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को में इरिटेशन कॉज ना करे। थर्ड पॉइंट है, दे हैव एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट होस्ट सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, अब उसको इतना तो पता हो कि भाई इंसान कौन सा है और बीमारी कौन सी है। ये ना हो कि उसने बीमारी को मारने के बजाय हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर दिया। तो मेन चीज़ है कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो फ़र्क कर सके इंसान में, होस्ट सेल में, और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसकी बॉडी में, ठीक है। उनको फ़र्क कर सके और जो मेन चीज़ है जिसको ख़त्म करना है वो उसी को ख़त्म करे। सो आज का टॉपिक जो था वो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने एंटीबायोटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत सा कुछ डिस्कस किया है। अच्छा, जो इसके 4 पॉइंट्स है ना, मैंने इसमें से सिर्फ एक डिस्कस किया, वो एक ही डिस्कस करना है, इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन क्वेश्चन आता है मास्टर्स लेवल पर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अगेन बता दूँगी, समझा दूँगी। और नेक्स्ट कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फर्दर उस पर डिटेल लेक्चर दे दूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा सबके साथ। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।